गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में अपने उत्तर का विशाल मैदान इसके बारे में अध्ययन किया था, जिसका आधा भाग ही हुआ था। अब उसको पूर्ण करने के लिए आज हम इसमें उत्तर के विशाल मैदान में लोगों का जीवन किस प्रकार से था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करने के पहले मैं आपको जो पहले पढ़ चुके हैं उसको फिर से संक्षिप्त रूप में बताती हूँ कि उत्तर का जो विशाल मैदान था उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके निर्माण होने का प्रमुख कारण क्या था। आपको मालूम है कि उत्तर भारत में एक विशाल पर्वत है जो हिमालय है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रमुख नदियाँ, ये इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं। अपने साथ लाए हुए जो अवसाद है वो अवसादों को इन क्षेत्रों में वो जमा करती हैं। इसी से देखेंगे इनका जो भौतिक विभाग, जो नदियों का अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है, जिसको हम भौतिक विभाग कहते हैं, ये 3 रूप में बांटा गया है। पहला तो इसमें देखेंगे गंगा का, सिंधु और सतलज का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु और सतलज मैदान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो सिंधु और सतलज तथा उनकी जो सहायक नदियां हैं वो अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को उन क्षेत्रों में जमा करके वो वहां पर के मैदानों का निर्माण किया है उन्होंने। वहां के लोगों का प्रमुख रूप से देखोगे, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आधा भाग पाकिस्तान में है और उसका कुछ हिस्सा केवल भारत में है, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में। पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र के लोगों का जो जीवन है वो कृषि पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, किंतु फिर भी यहाँ पर लोग साल भर में 2 से 3 फसलों का उत्पादन करते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि ये यहाँ की जो फसलें हैं वो बरसात पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उसके माध्यम से यहाँ पर सिंचाई के साधन उत्तम किस्म के हैं और सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। दूसरी बात है कि यह मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर नहर खोदने में इनको आसानी होती है और इसके कारण से यहाँ के लोग खेती करने के समय में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है और लोगों का व्यवसाय भी कृषि करना है, पशुपालन करना है। ये उसी प्रकार से गंगा का मैदान, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, पवित्र नदी होने के साथ साथ ये इसकी कई सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश है का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में यहाँ पर जमा करती है, जिससे एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ये विशाल मैदान जो कि बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर लोगों की बसाहट भी बहुत अधिक है। लोगों की बसाहट होने के कारण सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो अवसाद लाकर जमा किए हैं, यहाँ पर के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि करना है। कृषि के माध्यम से ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे गन्ने की फसल बहुत अधिक होती है। गन्ने के फसल होने के कारण से यहाँ पर चीनी उद्योग को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, जिसमें लोगों को आसानी से रोजगार के साधन भी प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है जो ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं, ये असम और त्रिपुरी वाले राज्य, त्रिपुरी, मेघालय और मणिपुर है, मिजोरम है, इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी असम वाले क्षेत्र में खास करके ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र की ढलानों में चाय के बागान
का चाय के बागान को लगाया जाता है, जहाँ पर पूरे विश्व में यहाँ असम की चाय प्रसिद्ध है। पूरे भारत में तो इसका निर्यात किया जाता है, किंतु इसके अलावा ये भारत में दूसरे देशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलते हुए, गंगा नदी से तो नहीं मिलती, किंतु ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलकर अनेक क्षेत्रों में बहती है और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा किसे कहते हैं? उसी प्रकार से वो नदी चाप झील का भी निर्माण करती है। जब नदियाँ अपनी अवस्था में चलती हैं तो ये कुछ भागों को छोड़कर वो अपना सीधा रास्ता पकड़ लेती है। तो जो रास्ता जहाँ पर ये चांद के आकार का जो झील बनता है उसी को ही हम गोखुर झील या चाप झील के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हम डेल्टा किसे कहते हैं? क्योंकि गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है, जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों से बना हुआ है। ये डेल्टा का निर्माण गंगा नदी के लाए हुए अवसादों से, जब गंगा नदी अपने अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो वो अनेक भागों में बढ़ जाती है और उनके द्वारा जो लाए हुआ अवसाद है वो टापू का रूप, त्रिभुजाकार टापू का रूप मतलब धारण कर लेते हैं, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। अब ये तो रहा आपका नदी का संक्षिप्त विवरण, नदी के द्वारा बनाए हुए उत्तरी मैदान का संक्षिप्त विवरण। अब हम पढ़ते हैं कि मैदान में लोगों का निवास किस प्रकार से रहता था, उनका जीवन किस प्रकार से रहता था, वे कौन से व्यवसाय करते थे और वह उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का होता था, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे उत्तर भारत के लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही खुशहाल था, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में बसे हुए हैं जहाँ पर खनिज पदार्थ की प्रफुल्लता पाई जाती है, साथ साथ यहाँ पर उपजाऊ भूमि होने के कारण से यहाँ पर के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि बना हुआ है। जिसमें हम उत्तर प्रदेश में जो छोटा सा गांव है मीरपुर गांव के लोगों के जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें वहाँ के लोगों का 75% जो लोग हैं वहाँ पर वे लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि पर आधारित होने के कारण उसका कारण सबसे प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पर की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण से यहाँ पर कृषक 3 भागों में विभाजित है। बड़े कृषक होते थे, मध्यम कृषक और छोटे कृषक। जो बड़े कृषक होते थे वे लोगों के पास कृषि करने के लिए बहुत बड़ी भूमि होती थी, जिसमें वे आधुनिक मशीनों के द्वारा या फिर मजदूर लगाकर काम करवाते थे और आर्थिक लाभ कमाते थे। मतलब वहाँ पर उनका अनाज का उत्पादन इतना अधिक होता था कि उन्हें आर्थिक लाभ होता था। मध्यम वर्गीय किसान जिनके पास से छोटी भूमि होती थी, वे लोग वहाँ पर काम करके अनाज का उत्पादन करते थे। किंतु जो लोगों के पास भूमि नहीं थी तो वे लोग दूसरे के खेतों में जाकर काम करते थे। यहाँ पर उद्योगों को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला, जिसमें गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। उत्तर भारत में गन्ना का उत्पादन अधिक होने के कारण से यहाँ पर चीनी उद्योग, इसके पहले भी बताई थी मैं, चीनी उद्योग को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, जिससे चीनी और गुड़ बनाया जाता है। गन्ने का जो उत्पादन होता है उसे कारखाने में ले जाकर उसमें से चीनी और गुड़ प्राप्त करते हैं। तो कुछ जो छोटे किसान होते थे, जो निम्न वर्ग के होते थे, या तो वह दूसरे के खेतों में जाकर काम करते थे या फिर वह अपने काम की तलाश में कारखानों में जाकर काम करते थे। इस प्रकार से इनका जीवन बीतता था। अब देखते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से हरित क्रांति आया और यहाँ के लोगों का जो काम करने का तरीका था उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि मीरपुर के जो लोग थे वे पुरानी पद्धति से कृषि करते थे
और हरित क्रांति के आने के बाद ये आधुनिक तरीके से कृषि करना प्रारंभ किए, जिसमें बहुफसली उत्पादन करते थे। बहुफसली उत्पादन किसे कहते हैं? जिसमें साल भर में एक से अधिक फसलों का उत्पादन लिया जाता है, उसे हम बहुफसली कहते हैं। तो मीरपुर के गांव के लोग बहुफसली मतलब साल में 2 से 3 फसलों का उत्पादन करते थे, जिससे उनका आर्थिक जीवन बहुत ही खुशहाल था। इसी के आधार पर इसमें कृषि के साथ साथ ये अनेक प्रकार के घासों का भी उत्पादन करते थे। घास जो पशुओं को खिलाने के काम में आता था, और ये मक्के की खेती करते थे, ज्वार बाजरा लगाते थे जो पशुओं को डालते थे। इसके पहले जब आपने हरित क्रांति पढ़ा था, उसी समय श्वेत क्रांति भी आया था। श्वेत क्रांति हम पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति में पशु को समय समय पर टीकाकरण दिया जाता था, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था, उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाता था ताकि दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सके और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिले। जो डेयरी उद्योग था, जहाँ पर दूध का उत्पादन होता था, इसमें भी लोगों को रोजगार मिलता था, जिसके कारण से उनका जीवन मतलब उनको जीने का साधन प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार से लोगों का जीवन यहाँ पर खुशहाल था, क्योंकि यहाँ पर की जो बसाहट है, भारत की 1/3 जनसंख्या केवल उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही निवास करती है। तो मीरपुर से लेकर और अन्य क्षेत्रों में लोगों की बसाहट अधिक है। उसका कारण है कि उत्तर भारत की नदियाँ के द्वारा लाया हुआ जो अवसाद है वो उन क्षेत्रों में लाकर जमा होता है, और जमा होकर उन क्षेत्रों में लोगों को कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, उनके जीवन को चलाने के लिए एक साधन बना हुआ है। तो बच्चों, आज हम भारत का विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान के बारे में पढ़े हैं, जिसमें आपको पूरा पहले क्लास में जो पढ़ाया था उसका संक्षिप्त विवरण, और अभी जो मीरपुर के गांव के लोगों का जीवन किस प्रकार से था इसके बारे में आपको बताया। अब इसमें का जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर उसे आप अपनी कॉपी में सुंदर साफ सुंदर तरीके से लिखोगे, सुंदर अक्षरों में लिखोगे, और रोज 5 से 3 क्वेश्चन, अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो 3 क्वेश्चन याद करेंगे, और छोटा है तो 5 क्वेश्चन याद करेंगे, ताकि आपका रूटीन बना रहे, आप इस चीज़ को भूलो ना। इसलिए आप रोज हर पार्ट में जब भी आपका क्लास होता है तो उसमें आप जब प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रोज याद करोगे, ताकि आपको याद होता रहे। ठीक है, थैंक यू।